नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े कथित शराब घोटाले में राउस एवेन्यू कोर्ट से आरोप मुक्त किए जाने के बाद आम आदमी पार्टी ने जंतर मंतर पर बड़ी जनसभा आयोजित की। जनसभा में केजरीवाल ने खुद को साजिश का शिकार बताते हुए कहा कि 10 साल की सरकार में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का एक भी ठोस सबूत नहीं मिला। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ जंग का ऐलान कर चुकी है और इस मुद्दे को लेकर वो लगातार जनता के बीच जाती रहेगी। ये भी कहा, बीजेपी का कहना है फिलहाल इस पूरे मामले पर कि कानूनी प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है, मामला अभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। अब इसको लेकर घमासान मचा हुआ है, जहां जंतर मंतर में जनता को संबोधित करते हुए तमाम आरोप यहां पर अरविंद केजरीवाल की ओर से फिलहाल भारतीय जनता पार्टी पर सीधे तौर पर लगाए गए। उन्होंने कहा कि 10 साल के पूरे कार्यकाल में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप उन पर नहीं लगा है, यानी कि उन्होंने कहा कि साजिश के तौर पर उन्हें फंसाने की कोशिश की गई थी। अब ऐसे में जो कोर्ट का फैसला आया वो सीधे तौर पर यह बताता है कि अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से सही है। इस बात का वो जिक्र करते हुए नजर आए तो इस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मामला अभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है, अभी सिर्फ ट्रायल कोर्ट की ओर से फैसला आया है। इंतजार करना चाहिए आम आदमी पार्टी को, जब उच्च न्यायालय इस पर क्या फैसला करता है, क्या कुछ आगे निकलकर सामने आता है, वो देखने का विषय होगा, ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है। ऐसे में बीजेपी ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। अगर आम आदमी पार्टी इसको लेकर उत्साहित है तो ये गलत है, क्योंकि अभी तो जो कानूनी प्रक्रिया है वो चल रही है। सीबीआई ने जो सबूत पेश किए थे ट्रायल कोर्ट में उसके आधार पर उनको बरी कर दिया गया था, लेकिन अभी ईडी के जो सबूत हैं वो पेश होने बाकी हैं और ये फैसला अब उच्च न्यायालय भी कर सकता है। अभी कानूनी कार्रवाई अभी उन्होंने कहा कि अभी अधूरी है। हालांकि अरविंद केजरीवाल लगातार आरोप लगाते हुए नजर आए। वो भी तस्वीरें जब हम देख रहे थे, जब अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट से बरी किया गया था, तब वो भावुक होते हुए नजर आए और उन्होंने कहा था कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कोई भी भ्रष्टाचार नहीं किया, कभी भी जनता के साथ कुछ गलत नहीं किया। अब ऐसे में जो आरोप उन पर लग रहे थे और वो लगातार इस बात का जिक्र करते आ रहे थे कि आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से निर्दोष है, वो निर्दोष है, उन्होंने कभी भी कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। अब ऐसे में उस लेकर जो बवाल है वो मचता हुआ नजर आ रहा है, जहां आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को लगातार भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार कर रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अभी थोड़ी सी तसल्ली करिए। फिलहाल इसी पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है, एक एक करके तारुफ करवा देती हूँ। भुवनेश सिंघल, नेता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राहुल आर्यन, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम लोहिया, प्रवक्ता कांग्रेस से, और आलोक पांडे, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनकी भी मौजूदगी हमारे साथ है। मैं शुरुआत सबसे पहले भुवनेश सिंघल जी से कर लेती हूँ। भुवनेश जी, वो कह रहे हैं कि अब शुरुआत हो चुकी है, जहां लोग एक तरफ कह रहे हैं कि अभी भाई उच्च न्यायालय का वेट करिए, अभी कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अब शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि जो ट्रायल कोर्ट की ओर से आदेश आया वो उसको कह रहे हैं कि अब लोग भी जान चुके हैं, वो भी जान चुके हैं कि किस तरीके से साजिश के तहत उन्हें फंसाया गया था। देखिए, बहुत से ऐसे निर्णय पहले भी हुए हैं जहां पर सजा जो है पहले कम रही और फिर बाद में बढ़ाई भी गई। कई ऐसे भी केस हुए जिसमें बरी हो गए आरोपी और बाद में अपराधी सिद्ध हुए। एक दो उदाहरण केवल दे देता हूं, आप सज्जन कुमार जी का उदाहरण ले लीजिए। कांग्रेसी नेता थे, उनको 2013 में पहले वो अपराध मुक्त हुए और बाद में हाई कोर्ट में जब मामला गया तो उनको उम्र कैद की सजा हुई। इसके बाद जेसिका लाल आप हत्याकांड देख लिए, मनु शर्मा को बाद में बड़ी सजा मिली। प्रियदर्शनी मट्टू कांड था 1999 का, उसमें 2006 में बाद में मृत्यु दंड जैसी बड़ी सजा मिली, फिर उम्र कैद हो गई। नीतीश कटार हत्याकांड था, बाहुबली डीपी यादव के बेटे विकास यादव जी को पहले कम सजा मिली, फिर बड़ी सजा मिली। तो ऐसे ही अगर आज आरोपी सबूतों के अभाव में, सबूतों की ताकतम्यता न बनने में, श्रृंखलाबद्ध न जुटा पाने के कारण यदि आज आरोपी के रूप में वो छूट गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपराध नहीं हुआ। अपराध तो हुआ है और अपराध की सजा मिलेगी। ईडी हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, उसके पास स्वतंत्र निर्णय, वो देखेगी कि उसको अपना पक्ष कैसे रखना है और वो निश्चित रूप से इसको सजा मिलेगी, हमको ऐसा पूरा विश्वास है। ठीक है, राहुल जी वो कह रहे हैं कि अभी इंतजार करिए, अभी सजा मिलेगी। अभी वो कह रहे हैं कि वो ट्रायल कोर्ट का जो फैसला आया है वो थोड़ा सबूतों के अभाव में आ गया है। अब ऐसे में जब उच्च न्यायालय इस पर कार्रवाई करेगा तब फैसला आना, वो फैसला देखने लायक होगा, ये वो कह रहे हैं। भाई देखिए समझने की बात तो ये कि अपराध तो हुआ है। देखिए, शराब तो एक बोतल पर एक बोतल फ्री की गई है। मतलब दो प्रकार की भावनाएं हैं। एक तो ये है कि या तो आप लोगों को इतना बेवकूफ समझते अपराध तो हुआ है, मतलब आपने ट्रायल कोर्ट के पास ऐसा कौन सा सबूत छोड़ दिया था जो आप चाहते हैं कि डायरेक्ट हाई कोर्ट के पास जाकर देंगे।
जी। तो ऐसा नहीं है। ट्रायल कोर्ट ने जो केस के मेरिट के ऊपर कहा है, और ऐसा नहीं कि 2 4 8 पेज का फैसला दिया गया है। हम्म। ट्रायल कोर्ट ने बहुत गंभीर टिप्पणी की है हम्म। और ये कहा है कि ये डिस्चार्ज है, मतलब केस बनता ही नहीं है। और उस उतने तक नहीं रुक रहा है। ट्रायल कोर्ट कह रहा है आईओ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चालू करो, डिपार्टमेंटल इन्वेस्टिगेशन चालू करो कि उसने ये प्री डिटरमाइंड स्टेप किसके कहने से लिया है। अगर आप कोर्ट के शब्दों को लेंगे तो उसने कहा कि पूरा का पूरा प्री डिटरमाइंड प्री मेडिएटेड केस बनाया गया है। तो अब बात हाईकोर्ट में इस बात की होनी चाहिए, इस बात की चर्चा होनी चाहिए कि वो कौन व्यक्ति था जो इसके पीछे था, जिसने प्री मीडिएटेड प्री मोटिवेटेड केस बनवाया है। अब तो इस पे बात होगी। और आयोग से ऊपर जाके डायरेक्टर, और डायरेक्टर से ऊपर जिस मंत्रालय से संबंध सीबीआई होती है, क्योंकि ईडी का केस सीबीआई के केस पे बनता है, ईडी का कोई सेपरेट केस नहीं होता है। ईडी जो केस बनाती है वो सीबीआई के केस से लेकर वो देखती है कि कहीं इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल तो नहीं है, और फिर वो मनी लॉन्ड्रिंग का जांच करते हैं। तो जब भ्रष्टाचार ही नहीं है तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं बनेगा। यानी कि अब पूरी केस महज औपचारिकता है। लेकिन जैसा कि कह रहे हैं भुवनेश जी, ठीक है, सीबीआई को जाना चाहिए, उनका अधिकार है वो जाए, लेकिन केस के अंदर कुछ नहीं बचा है। अब मुख्य सवाल ये है कि पिछले 4 साल के अंदर देश के अंदर जो तानाशाही रवैया अपनाया गया, जो शर्मसार भारतीय लोकतंत्र हुआ है, एक चुने हुए मुख्यमंत्री को घसीट कर आप जेल में ले जाकर बंद कर देते हैं बस इस बात के लिए क्योंकि आपके अंदर सत्ता की हवस है, आपके अंदर सत्ता की भूख है। आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर पंचायत से लेकर संसद तक कोई भी अगर सत्ता का प्रतिष्ठान हो तो वहां मैं हूं, मेरा व्यक्ति हो, मेरी विचारधारा हो। इस भूख ने भारतीय लोकतंत्र को मजाक बना दिया है। आज अगर आप एजेंसियों को कहीं भेजेंगे ना तो उसको ममता बनर्जी जैसा ट्रीटमेंट मिलेगा और लोग उसको समर्थन करेंगे। ऐसा हिंदुस्तान की राजनीति में नहीं होता था और नहीं होना चाहिए था। आज एजेंसियां बाजारू हो गई हैं, उनकी कीमत लगाई जा रही है, उनकी जो साख है वो रसातल के अंदर है। डेमोक्रेसी भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से नहीं चलती है, संस्थाओं से चलती है। हम तो उन संस्थाओं में पार्टिसिपेट करने वाले लोग हैं, प्लेयर्स हैं, लेकिन संस्थाओं की ये जो रसातल में ये जो अवमूल्यन हुआ है, इसकी भारी कीमत हिंदुस्तान को चुकानी पड़ेगी। जब भी कोरोना के बाद का इतिहास लिखा जाएगा तो ये बार बार याद किया जाएगा कि किस तरीके से सत्ता की भूख ने, दो लोगों की सत्ता की हवस ने हिंदुस्तान की राजनीति को कितना नंगा कर दिया था कि दो चुने हुए मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। आज दिल्ली के अंदर बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहना चाहता हूं श्रेया जी, जो सरकार चल रही है वो सरकार अवैध है, इलेजिटिमेट है, मैन्युफैक्चर्ड उसने जनमत हासिल किया है, वो अवैध सरकार है और दिल्ली के 3 करोड़ लोग उस अवैध सरकार के कुशासन में जी रहे हैं। इसकी भरपाई शायद कोर्ट के फैसले से नहीं हो पाएगी, लेकिन लोकतंत्र में जब जब ये बात चर्चा में आएगी, इसको तो एनसीईआरटी के किताबों में टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल की तरह पढ़ाया जाना चाहिए कि किस तरीके से संस्थाओं की निष्पक्षता जरूरी है, संस्थाओं के अंदर राजनीतिक हस्तक्षेप को कम किया जाना चाहिए और लोकतंत्र के अंदर विपक्ष को इस तरीके से नेस्तनाबूद करने का जो प्रयास हुआ है वो एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल की तरह पढ़ाया जाना चाहिए। आज भारत के डेमोक्रेसी को अरविंद केजरीवाल से उम्मीद है। डेमोक्रेसी को आज अरविंद केजरीवाल एक उदाहरण की तरह आए हैं जो न झुकता है, न टूटता है और न किसी के षड्यंत्र के आगे दबता है। वो ईमानदारी से देश और दुनिया को एक मैसेज दे रहे हैं कि भारत की लोकतंत्र अभी भी जिंदा है। ठीक है, मैं विक्रम जी के पास का स्वर अभी भी बच रहा है। ठीक है, सिंघल साहब, ठीक है, आप कह लीजिए, फिर विक्रम जी के पास जाऊंगी 10 सेकंड। भाई देखिए, इन्होंने राहुल जी ने भी कहा कि दिल्ली की सरकार अवैध है। ये किस प्रकार की बातें कर रहे हैं नेशनल चैनल पर बैठकर? इनको वोट मिले, ये जीते तो वैध हो गए, और हमारे को वोट मिले, हम जीते तो अवैध हो गए। नहीं, वो साजिश नहीं, मैं आपको समझा दे रही हूँ, वो साजिश के लिए कह रहे हैं कि जिस अब वो आरोप तो आप पे लगा ही रहे हैं डे 1 से ही कि आप लोगों ने साजिश के तहत एजेंसियों को उनके पीछे लगाया। संवैधानिक प्रक्रिया को अपने मन मुताबिक झुठला देने का षड्यंत्र है, एक और नया षड्यंत्र। राहुल आर्यन जी यहाँ पर कोर्ट के शब्द में कोट कर दूंगा, प्रीमेडिटेड कोरियोग्राफ्ड एक्सरसाइज सीबीआई की तरफ से है। 2 शब्द है, प्रीमेडिटेड कोरियोग्राफ, यानी कि सिनेमा है, कोरियोग्राफी की गई है केस के अंदर। कोर्ट के शब्द है, जितेंद्र जी के शब्द है, राहुल के शब्द नहीं है, श्रेया जी के शब्द नहीं, भुवनेश के शब्द नहीं। कह रहे हैं कोरियोग्राफ, ये केस थोड़ी है, कोरियोग्राफी कर रहे थे आप तो प्लांटिंग कर रहे थे, आप तो प्रीमेडिएटेड केस चला था। आगे उसमें लिखा है रोल अपीयर्स टू हैव बीन रेट्रोस्पेक्टिवली असाइन्ड। पहले से ही कौन आदमी का क्या रोल होगा ये रेट्रोस्पेक्टिवली। चलिए ठीक है, विक्रम जी के पास जा रही हूँ, कौन अप्रूवर बनेगा, कौन नहीं बनेगा। विक्रम जी, अब सवाल तो उठेंगे ही ना, क्योंकि अब जो इतना जोरों शोरों से भारतीय जनता पार्टी कह रही थी, जैसे ही गिरफ्तारी हुई उसके बाद से हमने देखा किस तरीके से कह रही थी। अब सवाल उठ रहे हैं क्योंकि आप ट्रायल कोर्ट में एक भी सबूत पेश नहीं कर पाए, तो आप किस आधार पर गिरफ्तारी हुई, सवाल तो फिर पूछे ही जाएंगे ना, और फिर आप उस आरोप के कटघरे में भी खड़े होंगे।
निश्चित तौर पे श्रेया जी, जिस प्रकार से केजरीवाल जी दिल्ली देश के अंदर राजनीति में बदलाव करने आए थे, एक बड़ा चेहरा बन करके आए कि जी शीला दीक्षित जी अपराधी हैं, उनको अपराधी दिखा रहे थे, अपने आप को कट्टर ईमानदार दिखा रहे थे, तो इनको शीला जी से माफी मांगनी चाहिए। आज सच्चाई और ईमानदारी की बात करते हैं और वहीं जंतर मंतर से शीला दीक्षित जी से हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए इनको कि जो शीला जी को बदनाम करने का काम किया। आए थे ये लोकपाल लेकर लेने की बात करके और ले आए लिक्कर पॉलिसी। जरूरत थी क्या लिक्कर पॉलिसी की लाने की, एक के साथ एक बोतल शराब फ्री देने की? मन में काला था, धंधा करना था, नीति नहीं करनी थी, धंधा करना था, कैसे अपनी पार्टी को पैसे कमाने हैं। ये वही केजरीवाल है जिसके दिल में कमल खिला है और ये सीधा सीधा भाजपा से मिला है। ये केजरीवाल के अंदर राजनीति नहीं है, झूठ फरेब और मक्कारी है। आज केजरीवाल जी ने साबित कर दिया, दिल्ली की जनता को ठगने का काम किया, लूटने का काम किया। आप जनता की अदालत से, आप कोर्ट की अदालत से बच सकते हो, लेकिन परमात्मा की अदालत से नहीं बच सकते। जिनकी मांगों के सिंदूर उजड़े हैं, एक के साथ एक बोतल शराब देने के साथ, जिनकी मांगों की कोख उजड़ी है, उन्हों की बद्दुआएं लगेंगी, केजरीवाल को हाई लगेगी। और केजरीवाल जी को मैं विश्वास, अपने मन में भगवान से विश्वास रखता हूं कि केजरीवाल को उम्र कैद की सजा होगी हाईकोर्ट से। तो ये विक्रम जी, केजरीवाल आप हैं भाजपा किसके से मिला साथ? हुआ लोग, ये मुझे आज बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी जो जनता आरोप के लगा रही साथ, थी वो ठीक है जनता या के फिर साथ नहीं? तो फिर मतलब नहीं, यहाँ तो नहीं, नहीं, आप आरोप आप सुनिए श्रेया जी, सुनिए। तो आरोप भाजपा ने ले रहा है, कांग्रेस के तत्कालीन उस समय के अध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी जी के साथ, और हमने जाकर के कंप्लेंट की, भाजपा ने कंप्लेंट नहीं की थी। और रही बात, हमने आम आदमी पार्टी से गठबंधन किया था तो किसानों के मुद्दे पे किया था, हमने महिला सुरक्षा पे किया था, पहलवान बच्चियों को रोंदा गया, देश के अंदर किसानों को रोंदा गया, किलाबंदी करके किसानों को पीटा गया, मारा गया। हमने इसलिए गठबंधन किया था कि किसानों को हक दिलाने के लिए केंद्र में सरकार परिवर्तन होना जरूरी है। आज देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में दिल्ली कांग्रेस केंद्र में सत्ता बदलने के लिए किसी अपराधी के साथ गठबंधन थोड़े ना कर लेंगे सर। आप अभी आप ही आरोप लगा रहे हैं। मैंने कहा आपसे कि जब मामला कोर्ट में पेंडिंग था, हाँ। और गठबंधन के लिए कुछ मान मर्यादाएं थी और विपक्षी दलों का कांग्रेस के प्रति जुड़ाव था, तो उसमें गठबंधन की मान मर्यादाओं को देखते हुए केजरीवाल से गठबंधन करना पड़ा। लेकिन हमने केजरीवाल के खिलाफ जाकर शिकायत की कि लिक्कर पॉलिसी में झोल है, हमने शिकायत की कि अस्थायी हॉस्पिटलों में झोल है, कमियां हैं आम आदमी पार्टी में। फिर गठबंधन कैसे हुआ? मैं आऊंगी राहुल जी, लेकिन मैं आलोक जी के पास चली जाती हूं। आलोक जी, मुझे यहाँ पर कांग्रेस की भूमिका थोड़ी समझ में नहीं आ रही है फिलहाल। अगर आपको समझ में आ रही है तो मुझे और दर्शकों दोनों को समझाइए। महबूबा मुफ्ती की कांग्रेस वालों को चुप कराइए, आपका प्रश्न मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है विक्रम जी शांत है। आलोक जी, आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है मैडम? अपना प्रश्न रिपीट करें। मैं कह रही हूँ कि अभी जो कुछ भी विक्रम जी ने बोला वो मुझे तो नहीं समझ में आया, आपको समझ में आ रहा है तो मुझे और दर्शकों को थोड़ा समझाइए। विक्रम जी जो अगर आपको समझ नहीं आया तो आपकी जिम्मेदारी है, आपको समझ में आना चाहिए। अब विक्रम जी आप मेरा समय भाई बीच में बोलते रहेंगे क्या लगातार? चलिए ठीक है। आपका नाम आलोक पांडे नहीं, मेरा नाम आलोक पांडे है। इतनी तो कांग्रेस से हम डेमोक्रेसी को उम्मीद कर सकते हैं सर। आप लोग तो दावा करते हैं आप डेमोक्रेसी है। आप क्यों उत्तेजित हो रहे हैं? अरे क्यों उत्तेजित हो रहे हैं? मैंने आपसे कुछ बोला नहीं है। मेरा प्रश्न है, मैंने आपसे थोड़ी कुछ बोला है। आलोक जी आप अपनी बात, ऐसे तो समय चला जाएगा डिबेट का, फिर अभी राहुल जी के पास भी जाना है। ठीक है आलोक जी, आप अपनी बात रखिए। अपनी बात करिए, बेकार की बातें मत करिए। अब देखिए कांग्रेस में की जो भी बात है, मैं आइडियल बात बताता हूँ। कांग्रेस पिछले 10-12 सालों से जो देश को समझा रही है वो देश की जनता को नहीं समझ में आ रही। मेरी समझ में भी नहीं आ रहा कि आप एक तरफ गठबंधन करते, कहते आप किसानों के हित में, फिर कहते हैं तो भ्रष्टाचारी है, ये तो गड़बड़ है। तो देश की जनता कंफ्यूज होती है कि 4 महीने पहले वो आप गठबंधन करते हैं, 6 महीने बाद आप उसे भ्रष्टाचारी कहते हैं। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल की आज विजय ये है कि न्यायालय से एक निर्णय आया। ये निर्णय है कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो मुकदमा लगा है वो गलत था। और इवन देन जो मेरे पास जानकारी है उसमें तो ये भी कहा है न्यायालय ने कि उन अधिकारियों को के ऊपर जांच होनी चाहिए कि इन लोगों ने जो मुकदमा लगाया तो कैसे लगाया। तो मैं मानता हूं कि अरविंद केजरीवाल ने बहुत लूट घसोट की, मान लीजिए बीजेपी की बात कांग्रेस पे तो मैं मान लेता हूं, लेकिन आपको तो न्यायालय में प्रमाण देना पड़ेगा ना। आप ओरल बकवास करके जनता को भरमा सकते हैं, न्यायालय को नहीं भरमा सकते। और हमेशा याद रखिए कि अपवाद हर जगह होता है, लेकिन 10 में से 8 बार ये होता है कि लोअर कोर्ट से जो निर्णय हो जाता है 80% संभावना यही होती है कि वो निर्णय ऊपर तक ही जाता है। बहुत बड़ा कोई नया सबूत आ जाए
तो ही कोई परिवर्तन होता है। भारतीय जनता पार्टी का सत्तारूढ़ दल है और उसके सिवाय उसके पास है, उसके पास सारे संसाधन है और उसने अगर पूरी कोशिश की होगी ना सबूत जुटाने की, ऐसा तो है नहीं कि विपक्ष का कोई नेता कर रहा था उसके पास सबूत नहीं था। सत्तारूढ़ दल सीबीआई जो उसके कंट्रोल में रहती है, सीबीआई अगर जज को इस बात के लिए कन्विंस नहीं कर पाती कि उसके पास जो प्रमाण है वो प्रमाण इन लोगों के ऊपर अपराधी बनाने के लिए, इन लोगों को आम आदमी पार्टी को दोषी बनाने के लिए पर्याप्त है, अगर इतना नहीं कर पाती तो माना जाएगा भारत के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी मैनिफेस्ट इंटेंशन के साथ अरविंद केजरीवाल को फंसाने की कोशिश कर रहे थे। इसमें कोई डाउट नहीं। क्रेडिट अगर नरेंद्र मोदी को जाता है तो जो डिस्क्रेडिट है, जो संविधान को की धज्जियां उड़ाने की कोशिश है, जो सीबीआई के दुरुपयोग है, उसका डिस्क्रेडिट किसको जाएगा? भाई सीबीआई किसके अधीन आती है? तो सीबीआई का दुरुपयोग किया गया है, ये प्रथम दृष्टया दिखाई देता है। कांग्रेस सत्ता में रही, उसने कांग्रेस दुरुपयोग किया। 2012 में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था सीबीआई को? बंद तोता। तब कांग्रेस ने दुरुपयोग किया था, अब भारतीय जनता पार्टी आ गई, भारतीय जनता पार्टी दुरुपयोग कर रही है। तो सत्तारूढ़ दल का चरित्र होता है कि अपने खिलाफ उठी आवाज को वो दबाने की कोशिश करता है। उसमें सीबीआई एक बहुत बड़ा माध्यम होती है। इसमें भारत के राजनेताओं को तय करना पड़ेगा कि जब वो सत्ता में हो तो इसका दुरुपयोग बंद कर दे। बिल्कुल सिंघल जी, अब मनीष सिसोदिया ने भी कहा था इस बात को लेकर कि अगर जो उनकी राजनीति प्रधानमंत्री मोदी जो कर रहे हैं, अगर वो देश हित नहीं है तो उनको हटाना ही सबसे बड़ा उन्होंने कहा कि देश का हित का काम होगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि सारे काम प्रधानमंत्री मोदी के या भारतीय जनता पार्टी के देश विरोधी काम है। देखिए, आलोक जी ने भी एक बात कही, न्यायालय से भी ऊपर जाकर कह दी उन्होंने बात। उन्होंने स्वयं को शायद न्यायालय से ऊपर कर लिया है। उन्होंने आपको बिल्कुल क्लीन चिट दे दी और सारा आरोप मोदी जी पर मढ़ दिया। अब बताइए, मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का इसमें क्या रोल हो सकता है? सीबीआई केस दर्ज करती है, ईडी को आदेश, ईडी उसके साथ मिलकर इसकी जांच प्रारंभ करती है और कोर्ट में मामला जाता है, न्यायालय में। ऐसे मैंने अभी कई उदाहरण दिए। लेकिन सिंघल साहब, बात यह है कि अगर 10 सबूत हैं, 10 सबूत में से आप एक भी नहीं पेश कर पाए तो फिर सवाल उस आधार पर उठाए जा रहे हैं कि किस आधार पर गिरफ्तारी आप लोगों ने कर ली जब आप लोगों के पास सबूत नहीं थे। इसलिए वो कह रहे हैं साजिश की बात। क्यों सबूत नहीं है? कोर्ट ने कहा है कि सबूतों को श्रृंखलाबद्ध तरीके से, सबूतों के अभाव में उनको छोड़ा गया है। और एक न्याय प्रक्रिया, न्याय में आदेश हमारे पास है। आप न्यायालयिक लैंग्वेज को नहीं जानते हैं क्या? और कोर्ट कहेगा क्या? सबूतों के अभाव में ही छोड़ा जाता है, चाहे 302 क्यों ना हो। आलोक जी, क्या इससे पहले ऐसा नहीं हुआ कि मामले आगे गए और वहां पर सजाएं मिली है? मैंने इसका शुरू में ही उदाहरण दिया था कि अनेक मामले जहां पर सजाएं मिली है। जब अरविंद केजरीवाल हाईकोर्ट से दोषी होंगे तब दूसरी बात कहेंगे। मुझे बताइए, क्या शराब माफियाओं को लाभ देने के लिए जो टैक्स दिया जाता था, न्यायालय ने बहुत कम ऐसे मैटर होते हैं जहां मैटर पर अधिकारियों के खिलाफ जांच करने की बात कही है। न्यायालय बहुत कम ऐसा मैटर होता है जहां अधिकारियों के खिलाफ जांच की बात करता है। आपका इंटेंशन साफ दिखाई देता है कि आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल के नेताओं को जेल में डालकर आप चुनाव जीतना चाहते थे। आपका इंटेंशन स्पष्ट दिखाई देता है सर। भारत के प्रधानमंत्री का इंटेंशन स्पष्ट दिखाई देता है। क्या आप अगर किसी को हरा नहीं सकते तो पूरी कैबिनेट को जेल में डाल देंगे, फिर चुनाव लड़ेंगे। ये इंटेंशन था आपका। मात्र आप पूरी कैबिनेट को जेल में डाल करके और चुनाव जीतना चाहते थे। सीबीआई के दुरुपयोग किया है, प्रथम दृष्टया ये दिखाई देता है। दिल्ली को षड्यंत्र किया है। लेकिन सिंघल जी, बात यही है ना कि अगर सिंघल साहब, आप बात समझिए ना कि बात ये है, आरोप सिर्फ इसलिए लग रहे हैं क्योंकि जो आप लोग हाउल्ला मचा रहे थे उसका एक भी प्रमाण नहीं दे पाए आप लोग। अगर प्रमाण थे तो उसे पेश कर देना चाहिए, तो फिर तो सवाल उठेंगे। तो फिर इस पर यह कह देना कि नहीं भैया ऐसा नहीं वैसा था। नहीं, प्रमाण ही तो ईडी के पास अभी सारे रास्ते खुले। वो हाई कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अभी न्यायिक प्रक्रिया को पूर्ण तो दीजिए। राहुल रेवेन्यू अदालत से इनको केवल अभी फौरी राहत मिली है, ये अंतिम निर्णय थोड़ी है। चलिए ठीक है, राहुल जी कुछ कह रहे हैं, फिर आ रही है वापस आपके पास। ठीक है राहुल जी, आप अपील करेंगे हाई कोर्ट में। पानी पी कर कोसते थे, शराब पी कर कोसते थे, आज वो इनको अचानक अच्छी लगने लगी। आप कानून की कोई जानकारी नहीं रखते तो फिर टिप्पणी करने बताया। हम पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं, केजरीवाल जी ने जो अपराध किया है, इनकी टीम ने जो अपराध किया है, इसकी सजा इनको मिलेगी। वो सारी बातें झूठी है जब तक कि न्यायालय में सजा ना हो जाए। चलिए ठीक है सिंघल जी, मैं आ रही हूँ वापस आपके पास। राहुल जी कुछ कह रहे हैं। ठीक है राहुल जी। देखिए श्रेया जी, 2022 में एलजी ऑफिस के अंदर बैठकर अजय माकन ने
एलजी के उस पे पूरा स्क्रिप्ट लिखवाया, इन शराब घोटालों की पूरी ड्राफ्टिंग हुई है अजय माकन और एलजी के साथ बैठकर। उसके बाद अनिल चौधरी उसको लेकर जाते हैं, उस पे एफआईआर होती है। आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के ऊपर गुजरात में गुजरात दंगों को लेकर कितने गंभीर आरोप थे, और वही मनमोहन सिंह की सीबीआई थी जो नरेंद्र मोदी को बचाकर लेकर आई है। तो कांग्रेस और भाजपा के बीच इलू इलू का मामला बहुत पुराना है। वो नहीं चाहते कि कोई क्षेत्रीय दल पैदा हो, वो नहीं चाहते कि कोई बड़ी ताकत इनके उसमें आए। आप देखिए गुजरात में 30 सालों से भारतीय जनता पार्टी का शासन है, और गुजरात के अंदर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी बनी हुई है। कोई विधायक, आप विक्रम लोहिया जी आपको याद दिलाते कि गुजरात भाजपा से लड़ते हुए जेल गया हो, उसने चोट खाई हो, लाठी खाई हो, कोई रोड पे प्रदर्शन किया, कोई गुजरात का विधायक नहीं। जब भी गुजरात राज्यसभा में जरूरत पड़ती है, गुजरात के विधायक कांग्रेस से टूट के भाजपा में चले जाते हैं। कोई इनका पंजाब, कोई इनका विधायक गोवा में, कोई इनका विधायक जम्मू कश्मीर में, कोई इनके 5 नेता, कभी सोनिया गांधी, कभी अजय माकन या कोई बड़ा नेता राहुल गांधी, कोई कभी जेल गए हो नहीं। अगर ये जेल चले जाए तो माने कि लोग भाजपा से लड़ाई है। दरअसल भाजपा के साथ 60 गांठ है, और इस 60 गांठ में तेजी से बढ़ती हुई आम आदमी पार्टी एक बाधा है। इसलिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि दिल्ली से केजरीवाल को हटाना है, और ये पॉलिटिक्स करके, ये काम की राजनीति करके भारतीय जनता पार्टी नहीं हरा सकते। आज तक एमसीडी में नहीं हरा पाए थे, आज तक ये गुजरात में नहीं हरा पाए। देश के किसी राज्य में कांग्रेस के बस की नहीं है भारतीय जनता पार्टी को हराना। इसलिए लगा कि आम आदमी पार्टी इस खेल में बाधा बनेगी, तो इन लोगों ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ और उस साजिश का खुलासा हुआ। अब बड़ी बात ये है कि इसके आगे बड़ी बात ये है कि अगर ये केस पूरा, जैसा कि नेता बीजेपी कह रहे हैं कि फ्लैट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाता, वहां भी ये केस इसी तरह गिर जाता है, तो क्या इन सारे आरोपों के लिए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर केस दर्ज होगा और वो जेल में जाएंगे? इस बात की गारंटी क्या सुनिश्चित होगी कि वो केस जाएंगे? और नहीं तो जो प्रोसेस ही पनिशमेंट है इस पूरी प्रक्रिया में, जो अरविंद केजरीवाल ने झेली, जो मनीष सिसोदिया के परिवार ने झेली, जो दिल्ली में अवैध सरकार जिस जजमेंट के कारण आया, जिस प्रक्रिया के कारण आए, उसको रिवर्स करने का लोकतंत्र चलिए ठीक है, मैं विक्रम जी के पास जा रही हूं। विक्रम जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है विक्रम जी। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये बोल रहे हैं कांग्रेस का कोई विधायक जीत गया क्या? अरविंद केजरीवाल के पिताजी, मनीष सिसोदिया के पिताजी, आतिशी के पिताजी भारत की आजादी के लिए, देश में जो देश को आजादी दिलाने की लड़ाई हो रही थी, अंग्रेजों से लोहा लिया जा रहा था, क्या इनके पिताजियों ने भी योगदान दिया? केजरीवाल के पिताजी ने, मनीष सिसोदिया के पिताजी ने, संजय सिंह के पिताजी ने देश को आजादी के टाइम पे कहां तुम लोग अपने घरों में छुप करके बैठे थे? एक छोटा सा पॉइंट ऐड करिए, राजतंत्र चल रहा है क्या कि मेरे पिताजी ने योगदान दिया तो मैं भी आजाद पे बैठा? देश का एक नागरिक साथ दे रहा था, साथ खड़ा था, तभी आजादी मिल पाई थी। वो तो बात छोड़ ही दीजिए, ये टॉपिक बहुत लंबा चला जाएगा सर। आजादी के समय किसी के बाप या किसी के भाई की बात नहीं करिए, यहाँ का हर एक नागरिक उस समय खड़ा था। छोड़ दीजिए सर, वो बात को छोड़ दीजिए। कर रहे हो गुजरात में भाजपा से गठबंधन आप कर रहे हो मिला जुला, और यहाँ बैठ करके आप यहाँ कांग्रेस के नेताओं को ज्ञान देने का काम कर रहे हो। आपने क्या करा देश के लिए, दिल्ली के लिए? आपने दिल्ली में लोकपाल लाने की बात की थी, लाए क्या? आप दिल्ली के अंदर दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की बात कर रहे थे, बनाई क्या? आपने दिल्ली को दिया क्या? दिल्ली को आपने भ्रष्टाचार दिया, आपने दिल्ली को प्रदूषण दिया, आपने दिल्ली को प्रदूषण दिया, भ्रष्टाचार दिया, बार-बार आपको याद आएगा प्रदूषण दिया, भ्रष्टाचार दिया, आपने शीला दीक्षित पे झूठे आरोप लगाए, हमने नियत का घोटा केजरीवाल अजय माकन दिल्ली में। अब आप बैठ करके यहाँ करेगा सवाल, देवेंद्र यादव का घोटा हमने दिल्ली को सुनने दिया है। आप उस सुनने से उभरिए पहले। सुन लीजिए, इतना बढ़िया शानदार टेंट वाला स्कूल जाना जाता था शीला दीक्षित का शासनकाल। 25-25 रुपए के कमरे के बिजली बिल आते थे। टैंकर माफिया, लिंटर माफिया, बिजली माफिया, शीला दीक्षित का शासनकाल। दिवंगत के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता। मुझे लगता है ये फैसला भाजपा पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी आरोप लगाती कि वो कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस कह रही है कि आम आदमी पार्टी के पास है। तो एटलीस्ट एक बार मुझे लगता है कि ये कभी इस पर डिबेट दोबारा करेंगे और उस दिन बोलने का मौका भारतीय जनता पार्टी को देंगे, उस दिन चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल समय इतने की इजाजत देता है। आप सब हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
तो देखिए, अब जंतर मंतर में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के द्वारा हुंकार भरी गई, अब तमाम आरोप यहां पर अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी और तमाम जो संस्थाएं हैं उन पर वहां पर उठाए, चाहे वो ईडी हो या फिर सीबीआई हो। उन्होंने कहा कि साजिश के तहत उन्हें फंसाने की कोशिश की गई थी। अब इस पर भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि अब समय आने वाला ही बताएगा, क्योंकि केस अभी खत्म नहीं हुआ है। अब ऐसे में ट्रायल कोर्ट से फैसला आया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाजा खुला है, वहां पर भी ईडी और सीबीआई जा सकती है। उसके बाद जो सबूत और जो फैसला आएगा वो फिलहाल मान्य होगा। हालांकि अब ये आगे लड़ाई किस हद तक जाती है, क्या आरोप और प्रत्यारोप का दौर देखने को मिलेगा, वो देखने का विषय होगा। फिलहाल तमाम बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए इनकी खबर। नमस्कार।